हेलो एवरीवन, वेलकम टू ट्रू आईएएस एंड पीसीएस। हम लोग कंटिन्यू करते हैं अपने फंडामेंटल राइट्स की डिस्कशन को। आर्टिकल 19 तक हम लोगों ने कॉम्प्रिहेंसिव तरीके से वर्ड टू वर्ड एनालिसिस कर लिए कि आर्टिकल 19 तक क्या स्ट्रक्चर है, क्या नेचर है हमारे मौलिक अधिकारों का। अब बात करते हैं आर्टिकल 20 का कहता है मौलिक अधिकारों के कंटेक्स्ट में, और इसका नाम कुछ इस प्रकार से है: प्रोटेक्शन इन रिस्पेक्ट ऑफ कन्विक्शन फॉर ऑफेंसेस। अगर कोई कन्विक्ट माना गया है, किसी ने कोई भी अगर एक ऑफेंस कमिट करा है, क्या इनके क्या ऐसे लोगों को भी प्रोटेक्शन दी जाएगी? जी हाँ, प्रोटेक्शन मिलती है। लेकिन उस प्रोटेक्शन का नेचर क्या होता है? व्हाट आर द वेरियस प्रोविजंस विच आर अवेलेबल फॉर सच पर्संस? तो हम लोग बात करेंगे दो पावरफुल आर्टिकल्स के बारे में जो किसी भी परिस्थिति में छीने नहीं जा सकते भारत के नागरिक से। दो होते हैं, एक आर्टिकल 20 और दूसरा आर्टिकल 21। पहले हम 20 पर फोकस करके चलते हैं इस लेक्चर में। सबसे पहले इसका टेक्स्ट समझते हैं कि आर्टिकल 20 में लिखा क्या हुआ है। आर्टिकल 20 ना प्रोटेक्शन देता है, इट ग्रांट्स प्रोटेक्शन अगेंस्ट आर्बिट्रेरी एंड एक्सेसिव पनिशमेंट टू एन एक्यूज पर्सन। मतलब जिसको एक संदिग्ध माना गया है कि इसने एक पर्टिकुलर कोई क्राइम जो है वो कमिट करा है, वो एक्यूज है वो पर्सन, तो उसको ऐसा नहीं है कि जो पनिशमेंट है ना वो इतनी ज़्यादा क्रूअल फॉर्म में मिले या फिर बड़ी हार्श फॉर्म में जो मिले, और इस फॉर्म में मिले कि मतलब इंसानों को जिस हिसाब से पनिशमेंट मिलनी चाहिए उसकी भी मर्यादा भंग हो जाए। एक मर्यादा तो होती है ना शाइनी के, मतलब एक पर्सन को हम कितनी पनिशमेंट दे सकते हैं, कितना टॉर्चर करना है, कितना पेन देना है, उस चीज़ की एक लक्ष्मण रेखा ब्रीच नहीं होनी चाहिए। क्योंकि ऐसा माना जाता है क्रिमिनल के भी कुछ राइट्स होते हैं, राइट? और अभी वो एक्यूज्ड है। सबसे बड़ी बात तो एक्यूज्ड में और क्रिमिनल में, या फिर जो पर्सन जेल चले जाते हैं उनमें क्या फ़र्क होता है? एनीवन? हाँ, लेकिन एक्यूज्ड में क्या होता है? हाँ, अभी तक किसने डिक्लेयर नहीं करा है कि ये है गुनहगार? वेरी गुड, कोर्ट ने। और पुलिस के सामने क्या चीज़ होती है कि कितने आवर्स के अंदर अंदर मजिस्ट्रेट के सामने प्रेजेंट करना पड़ता है? 24 आवर्स के अंदर। शाइनी जैसी तो रख ले, मैं तो नहीं कर रही प्रेजेंट। मैंने बोला तो गुनहगार है तो है। ठीक है, मैं तो नहीं मानती फंडामेंटल राइट्स हैं। है शाइनी? तो वेदर वेदर सिटीजन और फॉरेनर और लीगल पर्सन। लीगल पर्सन की हमने डेफिनेशन देखी थी जैद, याद है आर्टिकल 13 के अंदर के लीगल पर्सन का मतलब सिर्फ इंडिविजुअल की बॉडी नहीं होती है, बल्कि कंपनी, कॉरपोरेशंस, पब्लिक सेक्टर यूनिट्स, पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइजेस, इनको भी बोला जाता है। याद है? तो लीगल पर्सन्स लाइक कंपनी और कॉरपोरेशन। तो अगर किसी के भी खिलाफ कोई एक्यूजेशन का केस चल रहा है ना, उसको प्रोटेक्शन दो चीज़ों से मिलेगी। यहाँ पर दो वर्ड्स आपको एग्जाम में लिखना बहुत ज़रूरी है दोस्तों: प्रोटेक्शन अगेंस्ट आर्बिट्रेरी एंड एक्सेसिव फॉर्म ऑफ पनिशमेंट। ये वर्ड मत भूलना, आर्बिट्रेरी और एक्सेसिव फॉर्म ऑफ पनिशमेंट। कभी अगर शॉर्ट में नोट्स बनाओ ना, कभी इसके मेरे टेस्ट से पहले या फिर रियल यूपीएससी के एग्जाम से पहले, तो आर्टिकल 20 जब भी लिखो अपने नोट्स में A4 शीट पर, तो ये दो वर्ड ज़रूर उसके अंदर मेंशन कर देना कि प्रोटेक्शन अगेंस्ट आर्बिट्रेरी एंड एक्सेसिव पनिशमेंट। ये कीवर्ड है इसके, ओके? और दूसरा कीवर्ड ये होता है इसके अंदर, चाहे वो सिटीजन हो या फॉरेनर हो या लीगल पर्सन हो। ये इसमें यहाँ तक किसी को कोई डाउट है इसके मीनिंग में? मतलब ये जो टाइटल गिवन है, जो संविधान निर्माताओं ने लिख रखा है, इसमें किसी को कोई दिक्कत है? मैं आगे बढ़ूँ? इसमें बोल क्या रखा है इस आर्टिकल में? आगे बढ़े? किसी को मतलब कुछ भी समझना है तो मतलब पूछ लो। ये थोड़ी सी भाषा पॉलिटी की ऐसी होती है ना, तो मतलब ऐसा मत सोचा करो कि यार ये अंग्रेज़ी हमें नहीं आती या वो नहीं आती। इसकी इंग्लिश अलग लेवल की होती है। लेकिन यहाँ तक जहाँ तक मैंने डी कोड करवा दिया, ठीक है ना? आगे बढ़े। यहाँ पर तीन प्रोविजंस होती हैं। इट कंटेन्स थ्री प्रोविजंस।
सबसे बड़ा। अब देखो, नो एक्स पोस्ट फैक्टो लॉ। अब इसका मतलब क्या होता है? नो पर्सन शेल बी कन्विक्टेड ऑफ एनी ऑफेंस एक्सेप्ट फॉर द वायलेशन ऑफ अ लॉ एनफोर्स एट द टाइम ऑफ द कमीशन ऑफ द एक्ट। यानी कि इसको आसान भाषा में समझते हैं। आज मान के लेते हैं 24 नवंबर है, आज 24 नवंबर है। आप में से अभी कोई स्कूटी लेकर या बाइक लेकर अगर बाहर निकल जाए, स्कूटी या बाइक लेकर अगर कोई पर्सन बाहर निकल जाए, मान लेते हैं कि चालान कितना चल रहा है बिना हेलमेट का, या फिर आपके पास लाइसेंस वगैरह नहीं है, 1000 रुपये मान लेते हैं, ठीक है। सरकार ने एक अनाउंसमेंट ये कर दी कि चालान के पैसे 25 नवंबर से, ध्यान से देखना है इस एग्जाम्पल को सब लोग, 25 नवंबर से 2000 रुपये हो जाएंगे। शाइनी स्कूटी पर जा रही थी और 11:50 PM बज रहे थे। पुलिस ने जब तक इसको रोका और इसकी स्कूटी का नंबर लेकर वो सब इसका जो चालान बनाया, तो अब मुझे सब लोगों से ये जानना है कि ये बताओ कि शाइनी का चालान लगेगा कितना। वो 24 नवंबर 11:50 को पकड़ी गई स्कूटी पर बिना लाइसेंस और हेलमेट वगैरह के। कितना लगेगा? 1000। लेकिन बात करते 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 अगर 12 बज गए तो पुलिस क्या आपसे ये ले सकती है ये वाला चालान? हाँ, सोच के बोल लो शाइनी। मतलब तुम बोलो सर सॉरी सर, मैं देखो आपके साथ सेल्फी वेल्फी खिंचवा लूँगी सर, फ्लाइंग किस दे दूंगी आपको सर, छोड़ दो सर। हाँ जी, एक्ट आपने जो करा है समझ गया ना अब इसका मतलब? अब समझ में आ गया? अभिषेक मयूर, इसका मतलब ये होता है जैद कि नो एक्स पोस्ट फैक्टो लॉ, यानी कि जिस टाइम पर घटना घटित होती है उस टाइम पर जो जैद ना कानूनी व्यवस्था चल रही होती है ना, उसके टर्म्स एंड कंडीशंस के अकॉर्डिंग पनिशमेंट या जो भी चीज़ होती है पेनल्टी उसके अकॉर्डिंग मिलती है, फ्यूचर को लेकर नहीं मिलती है। घटना किस टाइम पर घटित हुई है उसके अनुसार ही पनिशमेंट और पेनल्टी और कितना मुआवजा देना या कुछ भी देना वो उसके अकॉर्डिंग डिसाइड होता है। अब एक बात बताओ ज़रा, 2019 में क्या कोई ये प्रोविज़न था कि जो पर्सन मयूर मास्क ना पहने उनके ऊपर 500 रुपये का चालान लगेगा? नहीं ना। अब शाइनी, सरकार अगर ये बोल देती कि कोई महामारी आने वाली 1 साल बाद और अभी से ये पहनना शुरू करो, तो बताओ? ऐसा तो कुछ केस नहीं है ना। तो नो पर्सन शेल बी कन्विक्टेड ऑफ एनी ऑफेंस एक्सेप्ट फॉर द वॉल्यूशन ऑफ द लॉ। इसके अंदर दो बातें हैं। किसी भी पर्सन को ना कन्विक्ट नहीं करा जाएगा किसी भी ऑफेंस के लिए, और अगर करा भी गया है ना तो वो ऐसे वॉल्यूशन ऑफ लॉ को देखा जाए जो कि उस टाइम पर जिस टाइम पर उसने वो एक्ट कमीशन करा वो फोर्स में होना चाहिए। जैसा कि मैंने आपको चालान वाली बात बताई। और जो पेनल्टी है ना, जितना उस टाइम पर लॉ इन फोर्स, जिस टाइम पर वो एक्ट कमीशन करा गया, जितना वो पेनल्टी का अमाउंट चल रहा था ना, उससे ज़्यादा नहीं लिया जाएगा, उससे एक्स्ट्रा नहीं लिया जाएगा। ऊपर वाली बात से ये वाली बात तो क्लियर होगी कि 2000 रुपये नहीं लिया जाएगा। 24 नवंबर तक अगर रेट चल रहा था, रेट कह रहा हूँ मतलब पेनल्टी चल रही थी 1000 रुपये, तो वो 1000 ही ली जाएगी। क्योंकि शाइनी के केस में एक्ट आपने कब कमीशन करा इसको? 11:50 पे, जो कि 24 तारीख को ही दर्शाता है।
बताओ, समझ में आया? क्या किसी को फिर से समझना है? नो एक्स पोस्ट फैक्टो लॉ, बताओ। आगे बढ़े, ठीक है। शाइनी, सौगंधा सबको क्लियर है ना? पक्का बता दो। दोनों पॉइंट्स क्लियर है ना इसके? पेनल्टी का रेट उससे ज़्यादा नहीं होगा जिस टाइम पर एक्ट वो करा गया, जिस टाइम पर उसका रेट चल रहा था। दूसरा, सिर्फ वो कानून जो तोड़ा गया है उसके द्वारा, जिस टाइम पर उस कानून को तोड़ने की दायरों के अकॉर्डिंग जो पनिशमेंट दी जानी थी, सिर्फ वही पनिशमेंट दी जाएगी, कोई और नहीं दी जाएगी। निर्भया केस, निर्भया केस कैसे? निर्भया केस नहीं बोल सकते हैं, क्योंकि फास्ट ट्रैक कोर्ट्स उसके बाद बने कि ऐसे मतलब, देखो रेप की घटनाएं और रेप से होने वाले मर्डर की घटनाएं कोई नई घटना नहीं थी। और कोर्ट ने ये रिकॉग्नाइज करा था निर्भया केस में कि शाइनी, ये भी तो हो सकता है ना कि ऐसे बहुत सारी लड़कियां या नाबालिग लड़कियां मार मार दी जाती हूँ, बस इसका केस तो सामने आ गया है लेकिन उनका आज तक ना आया हो। बात बहुत सारी होती है ना। एवरी रेप केस डज नॉट गो रिपोर्टेड। उसको देखते हुए ये पॉस्को एक्ट का आना और फास्ट ट्रैक कोर्ट्स का सेटअप होना कि ऐसे पीड़ितों को जल्दी इंसाफ मिले, वो एक अलग चीज़ है सौगंधा, ठीक है। लेकिन कोई भी हो, चाहे निर्भया केस हो चाहे कुछ भी हो, यहाँ पर हम बात उसकी कर रहे हैं, एक एक्यूज की, कि अगर उसको कन्विक्ट करा गया है तो उसको उसी उसी के अकॉर्डिंग मतलब पेनल्टी और पनिशमेंट मिलेगी, बात ये है। उसके अलावा किसी भी और चीज़ के लिए नहीं। यहाँ पर आप एक और एग्जांपल ले सकते हो। मान लो कोई भी एक पर्सन है ABC, वो चोरी करते हुए पकड़ा गया है या पकड़ी गई है थेफ्ट के मामले में। अब अगर ये थेफ्ट के मामले में पकड़ी गई है या फिर इसने कोई फ्रॉड करा है, तो हम कहते हैं ना कि 420 करी है इसने, धारा 420 के अंदर इसके इसके मतलब इसके तहत कार्रवाई होगी इसके लिए। लेकिन अगर जो चोरी करी है उसने, सिर्फ उसी के अकॉर्डिंग तो उसको पनिशमेंट या फिर पेनल्टी पेनल्टी मिलेगी। चोरी करने के लिए अगर कोई पर्सन जो है, इसने जिस घर में चोरी करी या जिस भी चीज़ की चोरी करी, और सामने वाले पर्सन को इसने बिल्कुल भी हार्म नहीं करा, इस पर्सन ने जिसने चोरी करी है, क्या इसको हम सजाए मौत दे देंगे क्या, या गिलोटिन कर देंगे क्या इसका? गिलोटिन, मैं हिस्ट्री वाला गिलोटिन की बात कर रहा हूँ। पॉलिटिकल साइंस में एक और टूल होता है गिलोटिन, वो अलग है। क्या हम गर्दन इसकी अलग कर देंगे क्या धड़ से, या फिर इसको सजाए मौत दे देंगे क्या? अब शाइनी, तुम्हारे केस में तुमने स्कूटी में जब बस अपने लाइसेंस और ये सब कैरी नहीं करे, तो इतनी सी बात पे पुलिस क्या तुम्हें लोहे के कोड़े से मारने लग जाएगी क्या? क्यों? देखो, सब लोग सुन लो, देखो, कह रही है इतना बड़ा ऑफेंस नहीं है। मतलब कह रही है ऐसे हज़ार हज़ार रुपए वाले केस तो मैं रोज़ कर देती हूँ। नेक्स्ट वन इज़ वेरी इंटरेस्टिंग प्रोविजन। नो डबल जेपर्डी। इसको जियोपार्डी बोलते हैं, जेपर्डी बोल सकते हो। जेपर्डी इज़ द करेक्ट प्रोनाउंसिएशन। आपकी मर्जी, कुछ भी बोलो, कुछ फ़र्क नहीं पड़ता। अब एक केस सुनो। एक बार ऐसा केस हुआ था हमारे देश के सामने। क्या हुआ, किसी एक पर्सन के ऊपर, हम एक पर्सन का नाम मान लेते हैं, शांतिराम। शांतिराम के ऊपर एक आरोप लगा, पुलिस ने इसे पकड़ा कि इसने एक पर्सन है मनीलाल, शांतिराम ने मनीलाल का मर्डर कर दिया। सुनना इसको ध्यान से। एक माँ, और ये मत सोच लेना ये जो केस था उसमें रियल नाम था शांतिराम और मनीलाल।
अपने एग्जाम्पल के लिए सिर्फ हम इसे ले रहे हैं, ठीक है। मान लो शांति राम ने मनीलाल का, इसके ऊपर पुलिस ने इसको पकड़ा कि इसने ना मनीलाल का मर्डर कर रखा है। अब इसने बहुत बोला कि नहीं, मैं तो मतलब मनीलाल को मतलब ऐसे मैं जानता तो हूँ, लेकिन मर्डर वर्डर मैंने कुछ नहीं करा है। और शांतिराम को पुलिस ने पकड़ा, हिरासत में लिया और जेल भेज दिया। अब जेल में या फिर कोर्ट की वर्डिक्ट के बाद आप ऐसा कह सकते हो, जो शांतिराम को जेल हो गई ना, वो उम्र कैद हो गई। अब उम्र कैद का मतलब कई लोग ना मिस इंटरप्रेट कर लेते हैं कि पूरी ज़िंदगी के लिए। उम्र कैद पता है ना सबको, ये पूरी ज़िंदगी के लिए होती है, कुछ उसकी उसके भी साल होते हैं। हम मान लेते हैं ये एक बहुत अच्छा कैदी था, और कोर्ट ने फिर उसकी उम्र कैद जो थी 25 साल या 30 साल जो भी थी, उसको घटाकर 15 साल कर दिया। अब ये 15 साल के बाद जेल से छूट कर आया। अभी तक जो मैंने आपको कहानी बताई, क्या मनीलाल का मर्डर इसने करा? नहीं करा, लेकिन सज़ा तो काटा है ना। ये बाहर आता है, कुछ महीने इधर उधर घूमता है, और इसको पता लगता है मनीलाल जो है वो तो जिंदा है। और इसकी आंखें फटी की फटी रह जाती है उसको देखकर कि भाई ये क्या बकलोली यार, मनीलाल तो जिंदा है। अब इसी के मर्डर के केस में जेल में रहकर आया ना 15 साल, है ना। और मनीलाल, और मतलब मनीलाल ने किसी को पैसे खिलाए हो चाहे ना खिलाए हो, कुल मिलाकर बस हमें 100 बातों की एक बात ये जाननी है कि मनीलाल के मर्डर के केस में 15 साल काट लिए ना। और कोर्ट ने यही बोला था ना कि यही वो मनीलाल है कि इस शांति राम ने इसका मर्डर करा है, राइट। ये जेल से बाहर आया और इसने मनीलाल का मर्डर कर दिया। मुझे ये बताओ कि आगे होगा क्या? कुछ नहीं होगा। नहीं। कौन के, अच्छा डेड बॉडी केस करती है, ऐसा कहाँ हो रहा है बताना जरा। अरे जेल से निकलकर, एक सेकंड एक सेकंड, एक्यूज शांतिराम था, जेल चला गया, 15 साल की सजा काट कर आ गया। बाहर आकर देख रहा है कि जिसके मर्डर के नाम पर मैं जेल चला गया वो तो जिंदा घूम रहा है, मुझे तो झूठा फंसाया गया था। लेकिन आपको पता है ना, आप सबको एक बात पता है शायनी, हमारे कोर्ट की एक बात है कि एविडेंस के तौर पर केस चलता है। एविडेंस के बिना कुछ नहीं हो सकता। और अगर ये चीज़ अगर नहीं है, तो गो एंड सी द मोस्ट रिमार्केबल मूवी ऑफ दिस ईयर, दृश्यम 2। उसकी एक लाइन बहुत प्यारी है, मैं अभी देखकर आया परसों से मूवी को। यूपीएससी के लिए क्या लाइन है, उसके स्टार्टिंग में एक सीन में एक अजय देवगन एक लाइन बोलता है जो कि दिल को छू गई मेरे। ज़रूरी नहीं आपकी आंखों के सामने क्या है, मैटर ये करता है आप देख क्या रहे हैं और देखना क्या चाहते हैं। किसी के लिए एनसीईआरटी सिर्फ बुक होती है, नॉर्मल टेक्स्ट होता है, भाई यार ये क्या है यार, इसमें क्या चीज़ होगी। देखने वाले तो उसकी इतनी गहराई से जा सकते हैं, लाइन टू लाइन एनालिसिस निकाल सकते हैं। और क्या पता कुछ ऐसी चीज़ यूपीएससी भी सोच रहा हो क्वेश्चन बनाने वाला। अगर आप इसकी बातों, मतलब जो मैंने आपको बात बताई, अगर आप इसकी स्टोरी पर आओ, शांति राम के साथ होगा क्या शाइनी? सच में मतलब जब ये बाहर निकला उसने मनीलाल का मर्डर कर दिया। अब वे ऑब्वियसली बा वेरी गुड। तो नो पर्सन शैल बी प्रोसिक्यूटेड एंड पनिश्ड फॉर द सेम ऑफेंस मोर देन वंस। अब इसका मतलब ये होता है, जो मैंने शांतिराम के केस में समझाया ना, इसका मतलब ये नहीं होता मोर देन वंस के शाइनी गए एक ही बार तो ट्रैफिक लाइट, मतलब मैंने जैसे जंप करी थी तो कल को क्या मैं फिर से कर सकती हूँ? अब फिर से करने की बात नहीं होती है। एक ट्रैफिक लाइट को जंप करने के बाद आपका एक चालान लगा, आपके पास वो पर्ची है, तो उस दिन स्कूटी से, जिस दिन से घर से बाहर निकलकर जब तक शाम को घर वापस नहीं आ जा रहे हो ना 24 आवर्स के लिए, तो फिर आप वो दिखा सकते हो पुलिस को, मेरा सर ऑलरेडी चालान कट चुका है आज इस चीज़ के लिए। वो दोबारा नहीं कटेगा आपका, वरना ऐसे तो फिर आप तो मतलब एक ही जगह पर अटके रहोगे, जितनी रेड रेड मिलेंगी उतने बार आपको ये ट्रैफिक पुलिस वाले पकड़ लेंगे। लेकिन ऐसा नहीं है शाइनी।
कि फिर तुम एक बार चालान कटने के बाद कि रोज भाई अब तो मैं हेलमेट ही नहीं लगाऊंगी, अब तो मैं कागज ही लेकर नहीं घूमूंगी, और रोज घूम रहे हो उसी चालान की पर्ची के साथ। नहीं, दिस इज वैलिड फॉर सर्टेन पीरियड ऑफ टाइम, 24 आवर्स। और ये वाले जो केस मैंने बताया, ये थोड़ा सा गंभीर केस बताया, जो कि ट्रैफिक पुलिस या रेड लाइट जंप करना या लाइसेंस ना रखना या हेलमेट ना लगाने से लेकर काफ़ी ज़्यादा गंभीर था, कि मर्डर वाला केस। और ऐसा सच में केस हुआ था। लेकिन मुझे एक बात बताओ, जिसके मर्डर की सजा जो काट आया वो सामने घूम रहा है, तो मतलब कानून की नज़रों में तो उसका ना मनीलाल है ही नहीं ना, मर गया ना। मर्डर जब करा है तो सजा तो काट ही आया उसकी इसके लिए। और फिर सही बात तो है, और नहीं शाइनी सही तो करा इसने, फिर छोड़ना क्यों है, जब जब 15 साल भाई तेरे मर्डर के केस में हो आए जेल, जिंदगी का ऑलमोस्ट एक 1.5 डिकेड निकल गया, तो ठीक है भाई। फिर तो मर्डर तो फिर बहुत अच्छे से होना चाहिए फिर इसका, तो मनी लाल का तो जितने खंजर भोके जा सकते उतने खंजर भोको। नहीं नहीं नहीं, कोड गलत नहीं है, हम ये नहीं बोल सकते। देखो मैं वही तो कह रहा हूँ, समझने की कोशिश करो ना। पिक्चरों में या फिर रियल में भी आपने अगर देखा होगा, कोर्ट के पास एक एविडेंस आया था जिसमें शांति राम को गुनेगार पुलिस ने बताकर बनाकर कि सच में ये प्रूव करके कि मनीलाल का मर्डर हुआ है, भेज दिया इसको जेल। है। हाँ ठीक है, मान लिया पुलिस गलत है इस केस के अंदर, लेकिन जो भी हुआ, मर्डर की सजा काट कर आ गए। हम ना यहाँ पर कोई और एंगल की बात ही नहीं कर रहे, कानून की, पुलिस की, कोर्ट की। हम सिर्फ एक ये इस लूप में बात कर रहे हैं, यहाँ से लेकर इस लूप में बात कर रहे हैं बस हम। और किसी को हम देख ही नहीं रहे किंतु परंतु, और कोई XYZ। बात यहाँ पर एक मैटर के ऊपर चल रही है, ये मर्डर, और 15 साल की सजा काट कर आ चुका है। बाहर आकर देखा नज़रों से, तो मनीलाल भाई साहब अभी भी घूम रहे हैं। तो बस मुर्गी काटने वाले से चाकू उठाया, मनीलाल की गर्दन उड़ा दी। हाँ। और सही बात है ना, मनीलाल का अगर मर्डर हुआ तो डेथ सर्टिफिकेट भी होगा। अब मैं अगर ऐसे ही केस बताऊं, वैसे मतलब ये इससे बिल्कुल रिलेटेड नहीं है, बिल्कुल भी रिलेटेड नहीं है। फुकरे में जो पंडित जी हैं, उनकी एक मूवी आई थी, मुझे नहीं पता वो, जिसमें, और ऐसे बहुत सारे केसेस होते हैं, जॉली LLP 2 के भी स्टार्टिंग सीन में, कि जब कोर्ट के सामने सोचो जरा, किसी पर्सन को ये प्रूव करना पड़ता है डेट आई एम अलाइव। और कोर्ट अलाइव तभी मानता है व्हेन यू आर अलाइव ऑन पेपर्स। सोचो ज़रा, तभी तो वो एक महिला बनी रहती है तराजू पकड़ती हुई कि कानून अंधा है, सामने देखते हुए भी आप पे यकीन नहीं है कि आप बोल रहे हो, क्या बोल रहे हो, कि मतलब आप वो हो, अ, जिंदा हो। पेपर पे वो चीज़ होनी चाहिए। तो तुम्हें डबल जेपार्डी समझ में आया। दिस इज़ वेरी इंटरेस्टिंग। उसके बाद नो सेल्फ इंक्रिमेशन। कोई भी जो पर्सन एक्यूज है ना किसी भी एक ऑफेंस के लिए, उसको कंपेल नहीं करा जाएगा, ना पुलिस के द्वारा ना कोर्ट के द्वारा, कि तुम अपने विटनेस जो विटनेस है अपने खिलाफ खुद बनो, यानी कि अपनी बेगुनाही साबित करो। नहीं, बेगुनाही साबित करना, करवाना, क्या करा था क्या नहीं करा था, ये पुलिस इन्वेस्टिगेशन का काम होता है। उस पर्सन को नहीं बोला जाएगा प्रूफ दो, ये दो, वो काम पुलिस का है। इसके पास लेकिन अगर कोई ऐसी चीज़ है जिसको ये पेश करना चाहे तो ठीक है, लेकिन वो पूरा का पूरा मामला एक इन्वेस्टिगेशन। अब एक बात बताओ मुझे ज़रा, कभी भी किसी पर्सन पे तो नहीं छोड़ा जाएगा ना कि हाँ जी आप बोल रहे हो गुनाहगार है, ठीक है आप बताओ ये कैसे, और तुम बताओ कि तुम गुनहगार क्यों नहीं हो। फिर पुलिस क्यों रखी हुई है? पुलिस भी तो साइमल्टेनियसली इन्वेस्टिगेट करती है। मैं ये मानता हूँ कि एक्यूज और जो विक्टिम होता है, वो अपने अपने एविडेंसेस, अपने अपने तर्क देते हैं कोर्ट में, माना। लेकिन पुलिस का काम होता है मेन तरीके से तहकीकात करके इन्वेस्टिगेशन करना। ऊपर वाले केस में जैसा कि हमने पढ़ा, अगर अच्छे से पुलिस ने इन्वेस्टिगेशन करी होती तो पता लगा होता ना कि शांतिलाल ने मर्डर नहीं करा मनीलाल का। ये चीज़ है। अब हम बात करते हैं, ऊपर एक वर्ड था अभी हमारे प्रोविजन नंबर ए में, एक्स पोस्ट फैक्टो लॉ। ये जो एक्स पोस्ट फैक्टो लॉ होता है ना, ये एक ऐसा लॉ होता है जो कि पेनल्टीज इंपोज करता है रेट्रोस्पेक्टिवली।
दैट इज अपॉन एक्ट्स ऑलरेडी डन और विच इंक्रीजेज द पेनल्टीज फॉर सच एक्ट्स। रेट्रोस्पेक्टिवली का मतलब क्या होता है? अगर मैं आपको इसको समझाऊं ना, देखो कई लोग इसको समझ नहीं पाते हैं। रेट्रोस्पेक्टिवली का मतलब ये होता है, हम आज बैठे हैं साल 2022 में, और मैं एक टाइमलाइन दे दूं कि 2019 जुलाई को बेस मानते हुए तब से जो कानून नियम या किसी भी चीज़ की प्रक्रिया थी, ये इस डेट के बाद जो भी चीज़ें चेंज हुई थी वो तब से लागू होना स्टार्ट होगी। और ये चीज़ मैं कह रहा हूँ बैठ के 2022 में, यानी कि मैं 2022 में बैठकर कैसे ईयर को देख रहा हूँ, फ्यूचर को कि पास्ट को? पास्ट को। तो रेट्रोस्पेक्टिवली का मतलब ये होता है, जैसे हम लोग इकोनॉमी में कहते हैं ना, जैसे सिंपली अगर जैसे मेरे को किसी को समझाना होता है, इकोनॉमी में हम लोग कहते हैं ना शाइनी बेस ईयर, ये सेम वही चीज़ है कानून की उसमें, पॉलिटी की लैंग्वेज में। जैसे अब करंट ईयर पर हमने देखा था कि नेशनल इनकम को मेजर करने का कोई भी फायदा नहीं होता है। प्राइसेस बढ़ते रहेंगे और बाहर ये लगेगा कि जीडीपी बढ़ रही है, वो फेक कंसेप्ट हो जाएगा। अंदर पता चला इकोनॉमी में कुछ दम ना हो, गरीबी बढ़ रही हो और दुनिया में ऐसा दिख रहा हो कि जीडीपी कितनी ज़्यादा बढ़ रही है। तो हम लोग क्या करते हैं कि बेस ईयर को मानते हैं, और बेस ईयर भी ऐसा लेते हैं कि जहाँ पर प्राइसेस जो है वो कांस्टेंट हो। यही करते हैं ना। तो एक्स पोस्ट फैक्टो लॉ रेट्रोस्पेक्टिवली इंप्लाई करने का ये मतलब होता है कि पेनल्टीज जो एक पर्टिकुलर दायरे से उस टाइम से जो चली आ रही तब से वो चीज़ है। अब जैसे कि रेट्रोस्पेक्टिवली हम लोग यही कहते हैं कि जैसे हमारे देश की कानून व्यवस्था पर ब्लेम लगाए जाते हैं कि भाई साहब अंग्रेज़ों के ज़माने से ये जो चीज़ें बोरो करके चले आ रहे हो, कम से कम 21वीं शताब्दी के हिसाब से, साल 2022 के हिसाब से अब तो चेंज कर लो महाराज। क्या चीज़ बोली जाती है सरकार से बार बार? एक आईपीसी और सीआरपीसी की धाराएं। सौगंधा जानते होगे आप तो, पुलिस वाली की बेटी हो आप तो। इंडियन पीनल कोड एंड क्रिमिनल प्रोसीजर कोड। आज आज भी हमारी पूरी पुलिस व्यवस्था, पुलिस प्रशासन इसी पे डिपेंडेंट है, और ये अंग्रेजों के टाइम से कॉलोनियल लॉ है। तो क्या हम ऐसा नहीं कह सकते चाइनीज को ये रेट्रोस्पेक्टिवली आज भी यूज हो रहा है? वही पेनल्टीज और वही सारी प्रोविजंस वो हो रही हैं यूज। इनका स्ट्रक्चर कुछ तो चेंज करो, नया कुछ तो खुद को लिखो। समझ गए? यानी कि देखो, अगर अब देखो आपको अभी भी थोड़ा सा इसमें डाउट होगा, मैं मानता हूँ, कोई बात नहीं, एंड आई रिस्पेक्ट दैट। मैं आपको एक एग्जांपल दे देता हूँ, उससे आपको क्लियर हो जाएगा। अगर मुझे रेट्रोस्पेक्टिवली कोई भी एक एक्ट लेकर आना है ना, तो मान लो शाइनी, मयूर, कि हम लोग एक प्रधानमंत्री और मंत्रिमंडल है हम सबका, ठीक है? हम लोग राइट टू प्रॉपर्टी को वापस सेवेंथ फंडामेंटल राइट बनाना चाह रहे हैं। अब ये हटा कब था सेवेंथ फंडामेंटल राइट की लिस्ट से? 44th अमेंडमेंट एक्ट ऑफ 1978। सही बोला? तो हम ये बोलेंगे 1978 से पहले 1977 तक जो इसका नेचर था कि ये राइट टू प्रॉपर्टी जब फंडामेंटल राइट्स की लिस्ट में शामिल था, हम रेट्रोस्पेक्टिवली इसका स्ट्रक्चर इसको वापस करने जा रहे हैं जैसा ये प्री 1978 हुआ करता था। अब बात समझ में आ गई? तो अगर मुझे इसको दोबारा दर्जा देना है मौलिक अधिकारों का, तो जब से चेंज हुआ था उसके पीछे जाना पड़ेगा। तो मैं बोलूंगा रेट्रोस्पेक्टिवली इसके प्रोविजन वैसे ही इंप्लाई होंगे जैसे 1977 तक एम्प्लॉय होते थे। अब बात समझ में आई रेट्रोस्पेक्टिवली की? अब ऐसा करा क्यों जाता है आप कहोगे, ये ज़रूरत ही क्या है? इसकी बहुत सारी चीज़ हो सकती है कि करंट जो करंट साल या करंट सिचुएशन को चल रहा हो उसमें दोबारा से पास को देखते हुए कुछ दोबारा लाने की ज़रूरत पड़ गई हो, जो चीज़ हट चुकी हो, या फिर करंट पेनल्टीज़ काफ़ी हार्श हो सकती हैं, तो हम प्रीवियस किसी एक बेस को लेकर कुछ एक किसी एक साल में जो उस टाइम पर पेनल्टीज़ थी उसको उसका तर्क देकर हम लोग कुछ चीज़ चेंज करने की कोशिश कर रहे हों। और कभी कभार इसके पीछे पॉलिटिकल एंगल भी होता है। द इनैक्टमेंट ऑफ सच अ लॉ इज प्रोहिबिटेड बाय द फर्स्ट प्रोविजन ऑफ आर्टिकल 20।
ये चीज़ है। आर्टिकल 20 ये चीज़ होने नहीं देता। आर्टिकल 20 का पहला प्रोविजन जो है, ध्यान से सुनना मेरी बात, अभी तो मैंने आपको रेट्रोस्पेक्टिवली का पूरा मतलब बता दिया। जो इसका पहला प्रोविजन है ना, कि किसी भी पर्सन को अगर जो कोई भी पर्सन जो है अगर वो कन्विक्टेड है किसी ऑफेंस के लिए, तो उसको उससे ज़्यादा पेनल्टी या फिर उससे ज़्यादा सज़ा जो कि उस टाइम पर फोर्स ऑफ लॉ में होंगी ना, उससे ज़्यादा नहीं मिलेंगी। यानी कि पनिश करने के टाइम पर और जेल भेजने के टाइम पर रेट्रोस्पेक्टिवली कोई भी कानून यूज़ नहीं हो सकता। अब ऐसे अगर होने लग जाए तो शाइनी की बात बताओ, फिर तो सरकार ये बोलने लगे कि मेडिवल टाइम पर जाकर जैसे दिल्ली सल्तनत के टाइम पर सज़ा दी जाती थी वैसी सज़ा रेट्रोस्पेक्टिवली दी जाएंगी। हार्श एंड क्रूअल पनिशमेंट, कि किसी के भी घर पर बिना वारंट के छापा मारा जा सकता है, शूट करा जा सकता है किसी को भी। आफ्सपा आपने सुना होगा, काफ़ी ज़्यादा कंट्रोवर्शियल रहता है असम में, नॉर्थ ईस्ट स्टेट में आर्मी रूल लग जाता है। अब मान लो कि कल को सिचुएशन बेटर होकर ये पूरे का पूरा चीज़ ख़त्म हो जाए हर जगह से, और फिर से वहाँ पर कोई सरकार आकर ये बोले कि रेट्रोस्पेक्टिवली हम आफ्सपा रूल को दोबारा यहाँ पर इम्प्लीमेंट करने जा रहे हैं, और उसी के अकॉर्डिंग कोई भी नागरिक अगर बाहर निकला तो उसी के अकॉर्डिंग सज़ा मिलेगी। ये चीज़ आर्टिकल 20 ने कंप्लीट तरीके से प्रतिबंध लगा रखा है इस चीज़ के ऊपर, कि रेट्रोस्पेक्टिवली कोई भी कानून पुराना इसलिए लेकर नहीं आ सकते, क्योंकि इसमें दिक्कत ये है सौगंधा कि अगर पुराना कानून लेकर आते हैं तो फिर सजाएं इंसान को, फिर हो सकता है कि सरकार ये डिसाइड करे कि उस पर्टिकुलर इंसान को, नागरिकों को सजाएं फिर उस पुराने कानून के अकॉर्डिंग मिले, जबकि क्राइम तो उसने प्रेजेंट डे में करा है ना शाइनी, आज के उसके हिसाब से करा है ना। तो जब घटना आज घटित हुई है तो सजा फिर किसी और जमाने की लाकर पेनल्टी क्यों मिलेगी? आप समझ में आई इसका मतलब? लेकिन ये वाली जो लिमिटेशन है ना, दिस इज इम्पोज्ड ओनली ऑन क्रिमिनल लॉज। सिविल लॉज और टैक्स लॉज पे ध्यान से सुनना, सिविल लॉज और टैक्स लॉज की टर्म्स में रेट्रोस्पेक्टिवली सरकार कानूनों को यूज कर सकती है, पुरानी प्रोविजंस को यूज कर सकती है, लेकिन क्रिमिनल लॉज की टर्म्स में नहीं। तो ये चीज़ क्या ये शो नहीं करता कि क्रिमिनल लॉस के लिए अगर रेट्रोस्पेक्टिवली नहीं करी जा रही, तो जो आर्टिकल 20 की डेफिनेशन है कि जो लोग एक्यूज्ड हैं उनके भी कुछ अधिकार हैं, उनको आर्बिट्रेरी और एक्सेसिव पनिशमेंट नहीं मिलेगी, जो कि देखो मैंने ब्लू से ऑलरेडी मार्क करके बताया हुआ आपको। ये वाली बात तो इसका मतलब क्रिमिनल्स को भी हम कुछ ट्रीट कर रहे हैं ना एज अ ह्यूमन बींग, वरना रेट्रोस्पेक्टिवली हम तो फिर ये नहीं कहते शाइनी कि मतलब पुराना निकाल कर लाओ कोई भी कानून जो कि सबसे हार्श हो किसी भी ज़माने का, और उसके अकॉर्डिंग सज़ा दो इनको, मतलब सज़ा इन्होंने गुनाह कम करा हो लेकिन सज़ा की इंटेंसिटी ज़्यादा हो। आपके ही केस पकड़ लेते शानी कि आप जो है लाइसेंस लेकर नहीं घूम रहे थे, हेलमेट लगाकर नहीं घूम रहे थे, तो पुलिस आपको पकड़ के क्या 400 वोल्ट के लेटर की झटके देगी कि सिखा दो इस लड़की को कि घर से बाहर सब्जी लेने भी निकले तब भी हेलमेट लगा के निकलेगी, ऐसा खौफ भर दो उसके अंदर। इन अदर वर्ड्स, सिविल लाइबिलिटी या कोई भी जो टैक्स है, सिविल लॉज या कोई भी जो टैक्सेशन लॉज हैं, वो रेट्रोस्पेक्टिवली इंपोज करे जा सकते हैं। अब आप कहोगे ये चीज़ कैसे करी जा सकती है रेट्रोस्पेक्टिवली? मान लेते हैं अभी जो 2023-24 का बजट आएगा, ठीक है, अब इलेक्शन के मारे साल 2024 में इलेक्शन है ना, तो ये भी तो हो सकता है जैद कि सरकार ये बोले उसमें कि हम जो टैक्स है वो रेट्रोस्पेक्टिवली 2019 वाला अप्लाई करने जा रहे हैं, कि मतलब इतने से इतना इनकम वालों को उतना ही टैक्स देना पड़ेगा जितना 2019 में देना पड़ता था। हो गया रेट्रोस्पेक्टिवली इसका मतलब, हो गया। और सिविल लाइबिलिटीज, सिविल लॉस के टर्म्स में अगर मैं ये बता दूं कि कोई भी जैसे मान लो कि लाइसेंस का उल्लंघन या कोई भी जैसे ड्राइविंग लाइसेंस बनवाने की जो मतलब फीस है, फाइन है, कुछ भी है, और सरकार उसको ये बोल दे कि रेट्रोस्पेक्टिवली जैसा 2015 में होता था या 2020 में जितनी कीमत होती थी इस चीज़ की उतना अप्लाई होगा। यहाँ पर क्योंकि शाइनी के एंगल समझो, सिविल लॉज और टैक्सेशन लॉज आप सब लोग
यहाँ पर पेनल्टी की बात और उसकी बात ज़्यादा चलती है, पैसों की बात। लेकिन क्रिमिनल लॉज में फिर एक क्रिमिनल के लिए बहुत सीवियर पनिशमेंट हो सकती है अगर अगर रेट्रोस्पेक्टिवली इम्प्लाई करा जाना लगे उसको। तो आर्टिकल 20 ने किसके दरवाजे खोल रखे हैं? सिविल लॉज और टैक्सेशन लॉज को रेट्रोस्पेक्टिवली इम्प्लाई करा जा सकता है, लेकिन क्रिमिनल लॉज को नहीं करा जा सकता है। ठीक है। फर्दर ये जो प्रोविजन है ये प्रोहिबिट करता है सिर्फ और सिर्फ कन्विक्शन को और सेंटेंस अंडर एन एक्स पोस्ट फैक्टो क्रिमिनल लॉ, लेकिन उसके ट्रायल में नहीं, ट्रायल प्रोसीजर में नहीं। एक जो क्रिमिनल लॉ चला रहा होगा उसको तो रेट्रोस्पेक्टिवली इम्पोज नहीं करा जा सकता, लेकिन जो एक क्रिमिनल की जो ट्रायल प्रक्रिया चल रही है, किस हिसाब से कितना टाइम उनको रखा जाना है, या फिर आप जानते भी होंगे कि ट्रायल्स में कभी कभार ये भी होता है कि जैसे एक क्रिमिनल ने कोर्ट को पिटीशन भेजी, या फिर पहले हाई कोर्ट में उसका केस चल रहा है, फिर सुप्रीम कोर्ट तक गया, तो इसमें थोड़ी ना हम कुछ कह सकते हैं कि शाइनी कितना टाइम लग जाएगा, बताओ, इंसाफ मिलने में या क्या करने में। फाइनली जो प्रोटेक्शन है, जो इम्यूनिटी दी जाती है इस प्रोविजन के अंदर, इट कैनॉट बी क्लेम्ड इन रिस्पेक्ट ऑफ प्रिवेंटिव डिटेंशन या फिर डिमांडिंग सिक्योरिटी फ्रॉम अ पर्सन। प्रिवेंटिव डिटेंशन क्या होता है, किसी को पता है? प्रिवेंटिव डिटेंशन क्या होता है? हाँ, वेरी गुड। क्राइम करने से, क्राइम ना भी कराओ पर्सन ने, तो उसको उठाकर जेल में डाल दिया जाता है, उसको प्रिवेंटिव डिटेंशन कहते हैं। अब ये चीज़ कैसे करी जाती है? पर्सन के पास्ट रिकॉर्ड्स को देखते हुए कि कोई चुनाव आ रहे हैं, वो ऑलरेडी क्रिमिनल है उस एरिया का, और ये थोड़ा सा नोटोरियस हो सकता है उस चुनावी प्रक्रिया में, तो शक की बुनियाद के बेसिस पर कि ये ना नोटोरियस हो सकता है, ये इसकी वजह से कुछ ना कुछ घटनाएं हो सकती हैं, दंगे हो सकते हैं, तो उसको उठा करके जब तक मामला शांत नहीं हो जाता तुम प्रिवेंटिव डिटेंशन में रहोगे। अब यहां पर ऐसा नहीं है कि किसी को भी उठाकर डाल दिया जाएगा, समझ गए ना? कि प्रतिष्ठा को बोला कि चलो मैडम आप आ जाओ, आप हमें थोड़े से ऐसे लग रहे हो कि मतलब आप ना मतलब खूंखार टाइप लग रहे हो आने वाले चुनाव के अंदर, तो चलो आप जब तक चुनाव नहीं हो जाते तब तक आप जेल की यात्रा करो। ऐसा नहीं, उसके पास रिकॉर्ड को देखते हुए बोला जाता है। तो शाइनी अपने रिकॉर्ड्स क्लीन रखना ताकि तुम्हें प्रिवेंटिव डिटेंशन में उठा कर ना ले जाएं, ठीक है? जब बंगाल में चुनाव होंगे, ठीक है? प्रोटेक्शन अगेंस्ट डबल जेपर्डी इज अवेलेबल ओनली इन प्रोसीडिंग्स बिफोर कोर्ट ऑफ लॉ या जुडिशल ट्राइब्यूनल के सामने अगर कभी प्रोसीडिंग्स हो तब आपको प्रोटेक्शन मिल सकती है अगेंस्ट डबल जेपर्डी। तो ये जो हमने पढ़ा था ना डबल जेपर्डी में, कि किसी भी पर्सन को प्रोसिक्यूट नहीं करा जाएगा, पनिश नहीं करा जाएगा सेम ऑफेंस के लिए फॉर मोर देन वंस, ये लाइन यहाँ पर आपको यहाँ पर ये बोल रहा है कि प्रोटेक्शन अगेंस्ट डबल जेपर्डी इज अवेलेबल ओनली इन प्रोसीडिंग्स बिफोर कोर्ट ऑफ लॉ जुडिशल ट्राइब्यूनल। इसका मतलब ये है डिपार्टमेंटल या एडमिनिस्ट्रेटिव अथॉरिटीज के सामने जो प्रोसीडिंग्स होती हैं, अब क्योंकि ये जुडिशियल नेचर की नहीं होती हैं, तो यहां पर जो है आपको डबल जेपर्डी से मिलने वाले जो भी प्रोटेक्शन होती है वो हो सकता है आपको डिपार्टमेंटल इंक्वायरी या फिर एडमिनिस्ट्रेटिव अथॉरिटीज अगर आपको इंक्वायर करे उस केस में, तो आपको ये वाली प्रोटेक्शन ना मिले, ठीक है? वो सिर्फ जुडिशियल बॉडीज या फिर जिनका नेचर जुडिशियल का है उनके सामने मिल सकता है, उन बॉडीज के सामने, उन अथॉरिटीज़ के सामने। और जो तीसरा प्रोविजन था प्रोटेक्शन अगेंस्ट सेल्फ इंक्रिमेशन, कि किसी भी पर्सन को ये ना बोला जाए कि तुम अपने विटनेस खुद बनो या अपने खिलाफ या अपने लिए एविडेंस दो। तो प्रोटेक्शन अगेंस्ट सेल्फ इंक्रिमेशन एक्सटेंड्स टू बोथ ओरल एविडेंस, कि आपको मुंह से भी ना बोलना पड़े कुछ बेगुनाही साबित करने के लिए, या डॉक्यूमेंट्री एविडेंस भी आपको मतलब पेश करने को फोर्सफुली ना बोला जाए। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि अगर कंपलसरी तौर पर अगर आपको कोई मटेरियल ऑब्जेक्ट प्रेजेंट करना हो और आपके उस ऑब्जेक्ट या उस एविडेंस को प्रेजेंट करने की वजह से केस जो है वो स्मूथली चल सकता है, तो आपको मैं तो नहीं दे रहा, मेरा काम तो है ही नहीं,
ये चीज़ नहीं है। मतलब आप एक चीज़ समझ रहे हो ना कि ऊपर वाले ये जो तीन हमने प्रोविजंस पढ़ रहे हैं अंडर आर्टिकल 20, इसका मतलब दे डू नॉट एक्सटेंड इन टोटो, कंप्लीटली नहीं है। जैसे हर एक फंडामेंटल राइट में आपको पता है ना, देर आर सर्टेन रिस्ट्रिक्शंस। तो इस फंडामेंटल राइट के इन तीन प्रोविजंस के अंदर भी देर आर सम रिस्ट्रिक्शंस, यानी कि हमें वर्ड टू वर्ड ऐसा नहीं सोच रहे हैं कि अब ये तो चीज़ लिख दी गई है, पत्थर की लकीर है। ओके, कंपल्शन टू गिव थंब इम्प्रेशन, या आपको सिग्नेचर देने पड़े या फिर अपना ब्लड सैंपल देने पड़े तो आप मना कर दो, मैं तो नहीं दे रहा। मेडिकल होता है ना जैसे हर किसी का भी, क्रिमिनल का भी, या हर किसी को भी जेल में जाने से पहले या कोई सा भी केस हो गया हो, मेडिकल होता है ना, तो अब आपको मैं तो नहीं दे रहा, मेरी तो कोई गलती नहीं थी, ये नहीं होना चाहिए। गलती नहीं भी थी, मतलब चलो आपकी बेगुनाही साबित हो भी जाएगी, आपको भी पता है ऐसा कुछ भी नहीं है, लेकिन फिर भी अगर मांगा गया तो आपको देना पड़ेगा। और कभी कभार हो सकता है कि किसी केस में आपको ये जो लाइन है ना, कंपल्सरी एग्जीबिशन ऑफ द बॉडी, इसका मतलब क्या है? व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय दिस टर्म कंपल्सरी एग्जीबिशन ऑफ द बॉडी? जैसे आपने ब्लड सैंपल्स दिए थे ना, तो हो सकता है आपकी पूरी बॉडी भी चेक हो न्यूड फॉर्मेट में। अब ऐसा क्यों करा जाएगा, जरा मुझे कोई बता सकता है? ये चीज शाइनी क्यों करी जाएगी ऐसा किसी के साथ? ठीक है, फिंगरप्रिंट्स तो नहीं, अब बॉडी पे क्या किसी के फिंगरप्रिंट, क्या बंदी किसी के बंदी ने काटा होगा क्या? मैं वही तो कह रहा हूँ, स्क्रैच स्क्रैच का क्या, क्या बंदी ने काटा होगा किसी की? रेप केसेस में, वेरी गुड। और उसके अलावा आपको पता है ना, एयरपोर्ट पे ये वाली चेकिंग होती है, ड्रग्स कई लोग रख कर लाते हैं अपने बॉडी पार्ट्स में, ये भी चीज़ होती है। इसके अलावा जिनको स्पोर्ट्स अथॉरिटीज़ ने बर्खास्त कर दिया और उनका क्रिमिनल केस अब चल पड़ा है कि उन्होंने चीटिंग करी नेशनल प्रेस्टीज के साथ, इसके साथ, तो कंप्लीट तरीके से उनको न्यूट करवाकर उनके यूरिन सैंपल्स लेना, या फिर ये देखना कि ड्रग इनटेक कैसे होता है, कहाँ से करते हैं, नसों के अंदर या फिर किसी एक पार्ट के अंदर कोई चीज़, कोई ब्लेड्स या फिर कोई भी चीज़ ऐसे छुपा कर तो नहीं रख रखी है। शातिर लोग बहुत कुछ कर लेते हैं ना, क्योंकि बात ये है। फर्दर अगेन इट एक्सटेंड्स टू क्रिमिनल प्रोसीडिंग्स ओनली, सिविल प्रोसीडिंग्स में नहीं ये चीज़ एक्सटेंड होता, या फिर वो प्रोसीडिंग्स जो कि क्रिमिनल नेचर की हैं, विच आर नॉट ऑफ क्रिमिनल नेचर, उसमें ये चीज़ एक्सटेंड नहीं होती। यानी कि बात एक ही है, सिविल प्रोसीडिंग्स। आर्टिकल 20 अच्छे से समझ में आया आपको? इसकी लैंग्वेज थोड़ी सी वैसी लग सकती है, लेकिन एक बार अगर आप देखोगे तो आपको क्लियर हो जाएगा। वैसे कुछ और समझना है इसमें जितना मैंने बताया, उसके अलावा बताओ। इन तीन वर्ड्स को मत भूलना, एक्स पोस्ट फैक्टो लॉ, डबल जेपर्डी एंड सेल्फ इनक्रिमिनेशन, और सबके आगे नो 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 लगा हुआ है। पहले इनके मतलब समझने की कोशिश करो और उसके बाद सोचो कि आर्टिकल 20 में इन तीन वर्ड्स के आगे नो क्यों लगा है इस प्रोविजन में। कोई डाउट तो नहीं है किसी को? आराम से ही नहीं, हमने अभी पढ़ा ना, जैसे वो आपको ये बात बोल रहा है कि ये चीज़ अब एप्लीकेबल है, ये चीज़ आप कैसे पूछ सकते हो जैद, इतने अच्छे से तो बताया। जैसे यहीं पर देख लो, जो येलो कलर से ये मार्क कर रखा है मैंने, सिविल लॉज में भी एप्लीकेबल है कुछ कुछ चीज़ें, और कुछ कुछ क्रिमिनल चीज़ों में एप्लीकेबल नहीं है। कुछ चीज़ें क्रिमिनल नेचर्स के उसमें कंटेक्स में एप्लीकेबल है, सिविल लॉज में एप्लीकेबल नहीं। जैसे लास्ट वाला पॉइंट देखो, इट एक्सटेंड ओनली टू द क्रिमिनल प्रोसीडिंग्स, नॉट टू द सिविल प्रोसीडिंग्स। और ऊपर वाले केस में जैसे क्या था, इधर जो था कुछ लिमिटेशन थी, इट इज़ इम्पोज्ड ओनली ऑन द क्रिमिनल लॉस एंड नॉट ऑन द सिविल लॉस।
अलग अलग सब में है, सब क्या अलग अलग है। जैसे यहाँ पर बोल रखा है दे शुड बी नॉट बी ऑफ जुडिशियल नेचर, सारे हैं यहाँ पर, सिविल, क्रिमिनल, जुडिशियल नेचर, नॉन जुडिशियल नेचर, किस में क्या देना पड़ेगा क्या नहीं देना पड़ेगा। मैं वही कह रहा हूँ कि ये तीनों को पहले समझना पड़ेगा आपको एक बारी रिवीजन से। एक्स पोस्ट फैक्टो का मतलब, डबल जेपर्डी का मतलब और सेल्फ इंक्रिमिनेशन का मतलब। सिंपल सी चीज़ है, मैं फिर से रिपीट कर देता हूँ। एक्स पोस्ट फैक्टो में कोई भी पर्सन जो है, अगर जो कन्विक्ट है किसी भी ऑफेंस के लिए, तो जो उसने क्राइम करा है ना, उस क्राइम के अकॉर्डिंग देश में कुछ तो चीज़ चल रही होगी ना शाइनी के, मतलब उसके ये अगर कोई क्राइम करता है तो ये सज़ा मिलेगी, ये क्राइम करता है तो ये पेनल्टी लगेगी, अगर ये चीज़ का उल्लंघन करता है तो इतने इतने पैसे भरने पड़ेंगे, है ना। तो वो जो उसने इंटेंसिटी के साथ ज़्यादा क्राइम करा है ना, उतनी ही इंटेंसिटी के पैसे और उसी इंटेंसिटी का उस क्राइम को करने के लिए जो सज़ा मिलेगी वही मिलेगी, उससे ज़्यादा नहीं मिलेगी। ठीक है। और क्रिमिनल केस के अंदर ये भी नहीं करा जा सकता कि रेट्रोस्पेक्टिवली इंप्लाई कर दिया जाए कि नहीं नहीं इसको तो, इसने तो ये क्राइम करा है तो अब इसको जो सज़ा है ना, ये जो पहली लॉ चलता था उसके अकॉर्डिंग तो नहीं, ऐसा नहीं होगा। डबल जेपर्डी का मतलब, अगर आप सेम ऑफेंस के लिए एक बार ही पनिश करे जा चुके हो, प्रोसिक्यूट करे जा चुके हो, दोबारा आपको कोई प्रोसिक्यूशन और पनिशमेंट का सामना नहीं करना पड़ेगा। और सेल्फ इंक्रिमिनेशन का मतलब ये होता है कि अपने खिलाफ आपको एविडेंस देने को माना जाए कि भाई आपने, तुम्हें अगर जेल से बचना है, तुम्हें अगर इस चीज़ से बचना है तो तुम अपनी बेगुनाही साबित करो। ये आपका काम नहीं होता है। ठीक है। सबको समझ में आया? जल्दी बताओ क्या चीज़ प्रतिष्ठा, क्या बन सकते हो अपने। हाँ हाँ ये अलग चीज़ है, ये अलग चीज़ है कि अगर आपका केस प्रैक्टिकली, ओ माय गॉड इसका बेस्ट एग्जांपल है मूवी। आपका केस अगर वकील कोई खुद लेने को मना कर दे तो आप अपना केस खुद लड़ सकते हो। वो एक अलग कंटेक्स्ट है, मतलब हम जिस कंटेक्स्ट में बात कर रहे हैं ये मतलब एक अलग, उससे एक दायरा है, कानूनी दायरा है, बिल्कुल सही बोल रहे हो। लेकिन ऐसा होता है, बिल्कुल होता है ऐसा। अगर आपके पास पैसे नहीं है ना, या कोई सरकारी वकील आपका केस लेने से मना कर रहा है, या आपको नहीं मिल पा रहा वकील मतलब, तो आप अपना केस खुद लड़ लो। कोर्ट में बस आपको एक चीज़ पेश करनी पड़ती है, एक डॉक्यूमेंट्स लगाने पड़ते हैं कि मेरा केस जो है किसी लेने से मना कर दिया, या फिर मुझे एक कोई रेक्विजिट वकील नहीं मिला तो मैं अपना केस खुद लड़ रहा हूँ या लड़ रही हूँ। समझ गए? ओके। तो इस डिस्कशन में फिलहाल इतना ही। थैंक यू वेरी मच फॉर डिस्कशन।